नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 142वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को अमेरिका में जो कुछ हुआ उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। यह उग्र राष्ट्रवाद की शर्मनाक झलक है। पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में कैसे स्तब्ध करने वाली घटना हुई। कैपिटल हिल्स में हुई इस हिंसा की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इस हमले की चौतरफा निंदा के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख रक्षात्मक है। पहले आक्रामक रुख अपनाने के बाद आज ट्रंप ने अपने समर्थकों के हंगामे और हिंसा की निंदा की है। बहरहाल इस घटना से साफ हो गया है कि उग्र राष्ट्रवाद की राजनीति दुनिया को कहां ले जाएगी। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम को भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है। वह इसलिए कि अमेरिका की तरह भारत में भी उग्र राष्ट्रवाद और मतभेद की जगह मनभेद की राजनीति हावी हो गई है। अमेरिका की तरह अपने ही देश में हर मुद्दे को अल्पसंख्यक बना बहुसंख्यक रूप देने की प्रवृत्ति चरम पर है। सरकार के विरोध को देश के विरोध का नाम दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हम भी अमेरिका की राह पर आगे नहीं बढ़ रहे? क्या हमारे देश में भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर नहीं हुई है? इन सवालों का जवाब पाने से पहले दो घटनाओं का जिक्र जरूरी है। जिक्र इसलिए जरूरी है कि ये घटनाएं राजनीति में असहिष्णुता और मनभेद के चरम पर पहुंचने का सीधा संकेत दे रही है। पहले 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 66वें जन्मदिन की चर्चा करते हैं। आमतौर पर सोशल मीडिया में बेहद सक्रिय रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। इसे भूल चूक कहकर नहीं टाला जा सकता। वह इसलिए कि इसी तारीख को 4 अन्य वरिष्ठ नेताओं का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री ने ममता को छोड़कर अन्य सभी नेताओं को जन्मदिन की बधाई दी। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, डीएमके नेता कनिमोझी, भाजपा नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को ट्विटर के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को फोन पर बधाई दी, मगर ममता के लिए पीएम ने कोई शुभकामना संदेश नहीं भेजा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने ऐसा ममता से मतभेदों के कारण किया, क्योंकि उनके जन्मदिन की तारीख को भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। अब दूसरी घटना का भी जिक्र जरूरी है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 400वें प्रकाश पर्व पर आयोजित होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री को न्योता नहीं दिया। यह पहला मौका होगा जब गुरु तेग बहादुर के जन्म दिवस से जुड़े प्रकाश पर्व के लिए प्रधानमंत्री को न्योता नहीं दिया गया है। तकलीफ की बात यह है कि प्रधानमंत्री को न्योता न दिए जाने का प्रबंधक कमेटी ही नहीं, अकाली दल और आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने इस फैसले को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि कमेटी सिखों की धार्मिक संस्था है। किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। ऐसे में समारोह में नहीं बुलाए जाने का फैसला उचित है। अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा कहते हैं, वर्तमान हालात के हिसाब से गुरुद्वारा कमेटी ने सही फैसला किया है। यह धार्मिक संस्था का फैसला है, इसलिए इस फैसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जाहिर तौर पर गुरुद्वारा कमेटी में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल परिवार का दबदबा है। उसी अकाली दल ने कृषि कानूनों के विरोध में मोदी सरकार से नाता तोड़ लिया है। ऐसे में किसी भी समझ में यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि प्रधानमंत्री को प्रकाश पर्व समारोह में क्यों नहीं बुलाया गया।
बहरहाल प्रधानमंत्री को न्योता न दिया जाना गलत है। इससे एक घटिया और अस्वीकार्य प्रक्रिया का जन्म होगा। इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मगर सवाल है कि किसान आंदोलन के प्रति सरकार, भाजपा और सरकार के मंत्रियों का रवैया क्या है। शुरुआती दौरान में आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी बताया गया। इस दौरान सरकार के स्तर पर ऐसे बयानों का कोई विरोध नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को 3 दिन पूर्व उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। दोसांझ को खालिस्तानी कुत्ता कहा गया। खालिस्तानी कुत्ता हैशटैग लंबे समय तक ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। मगर इन हरकतों का सरकार के स्तर पर विरोध के धीमे स्वर भी नहीं सुने गए। बीते 5-6 सालों में संवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई, फैसले पर कई विवाद हुए। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग निशाने पर रहा तो देश की शीर्ष अदालत के फैसले पर सार्वजनिक तौर पर कई सवाल उठे। संसद की कार्रवाई और सरकार की भूमिका सालों से निशाने पर रही है। मीडिया की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता सबसे निचले स्तर पर है। समस्या यह है कि अमेरिका की तरह अपने देश के विभिन्न मंचों पर ऐसी फौज खड़ी हुई है जो आलोचना करने वालों पर निचले स्तर का प्रहार करती है। सोशल मीडिया में ऐसे चेहरों की छीछा लेदर करती है। सरकार के हर फैसले के समर्थन में आंख बंद कर खड़ी हो जाती है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में लोकतंत्र की फजीयत के बाद क्या अब बारी भारत की है? वही भारत जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा और माना जाता है। क्या हम खुद लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाने में जुटे हुए हैं? राजनीतिक दलों के परस्पर संबंधों के बीच कटुता का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। संवैधानिक संस्थाओं के चरमरा जाने से इसी तरह के भय की स्थिति अपने देश में भी है। जाहिर तौर पर लोकतंत्र की बुनियाद स्वस्थ बहस और पारदर्शी व्यवस्था में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आलोचना एक आवश्यक तत्व है। मतभेद लोकतंत्र के लिए प्राण वायु है। हालांकि सच्चाई यह है कि इन शर्तों की राह में हमारा लोकतंत्र लगातार पीछे छूटता जा रहा है। निश्चित रूप से लोकतंत्र और देश के भविष्य के लिए इसे संभाले जाने की जरूरत है। मगर यह प्रश्न यह है कि आखिर इस स्थिति को संभालने के लिए कौन आगे आएगा? नमस्कार।